कहते हैं कि जहां पैसा है वहां जुर्म भी है। बॉलीवुड से लेकर खेल के मैदान तक ये बात सही साबित हुई है। जहां जहां पैसे की धाक है वहां वहां जुर्म की धमक भी है। भारत का एक राज्य है गुजरात, जो अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता है। कई बड़ी कंपनी और बिजनेसमैन गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी भी गुजरात के ही रहने वाले हैं। कुल मिलाकर गुजरात के हर शहर में कई बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, यानी काफ़ी पैसे वाला राज्य है गुजरात। अब यहाँ इतने पैसे हैं तो जाहिर है यहाँ जुर्म भी है। गुजरात की धरती पर कई ऐसे गैंगस्टर हुए हैं जिन्होंने अपने जुर्म से गुजरात के अंदर दहशत फैला दी। गुजरात के बिजनेसमैन, बिल्डर्स, ज्वेलर्स के साथ साथ गुजरात की पुलिस के लिए भी ये गैंगस्टर बहुत दिनों तक परेशानी का सबब बने रहे। आज सुनाएंगे आपको कहानी गुजरात के इन कुख्यात गैंगस्टर्स की। गुजरात की धरती पर जुर्म के सबसे बड़े नामों में से एक नाम है गुजरात का दाऊद अब्दुल लतीफ़। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अब्दुल लतीफ़, जिसका खौफ ऐसा था कि लोग उसे गुजरात का दाऊद कहते थे। गुजरात में साल 1951 में जन्मा अब्दुल लतीफ़ 8 भाई बहनों के साथ बड़ा हुआ। थोड़ा बड़ा हुआ तो परिवार ने स्कूल भेजा और उसने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद लतीफ़ का स्कूल छूट गया और वह छोटे मोटे अपराधियों के संपर्क में आ गया जो अवैध शराब के धंधे में थे। थोड़े ही दिनों में अब्दुल लतीफ़ भी अवैध शराब बेचने वालों के यहाँ काम करने लगा, लेकिन पिता ने उसे घर से निकाल दिया। कुछ सालों तक दूसरों के साथ काम करने वाले लतीफ़ ने अब खुद से अवैध शराब का धंधा शुरू कर दिया। 1978 में उसने राजस्थान और उदयपुर में चलने वाली शराब की भट्टियों में पैसा लगाया और थोड़े ही दिनों में वह गुजरात का सबसे बड़ा शराब माफिया बन गया। इस धंधे में बादशाहत बनाने के बाद उसके कई बड़े बड़े अपराधियों से संपर्क बन गए। साल 1990 में लतीफ़ का संपर्क दाऊद इब्राहिम से हुआ। जनसत्ता की एक खबर के मुताबिक साल 1990 में लतीफ़ और दाऊद दुबई में मिले थे और दाऊद ने कुरान पर हाथ रखवाकर लतीफ़ को शपथ दिलवाई थी कि वे एक दूसरे के वफादार बने रहेंगे। मुंबई बम धमाकों से पहले दाऊद इब्राहिम ने साल 1992 में पोरबंदर में अत्याधुनिक हथियारों और विस्फोटकों की भारी खेप पाकिस्तान से मंगवाई। ऐसे में लतीफ़ की जिम्मेदारी थी कि वो इन हथियारों को सुरक्षित मुंबई पहुंचाए। लतीफ़ ने दाऊद इब्राहिम के इस काम को बखूबी अंजाम दिया। बाद में 1993 के बम धमाकों में इन्हीं सब हथियारों का प्रयोग किया गया। मुंबई धमाकों के बाद अब्दुल लतीफ़ फरार रहा, लेकिन 1995 में वह गुजरात के ATS के हत्थे चढ़ गया और एक दिन एनकाउंटर में मारा गया। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है भारत की पहली लेडी गैंगस्टर संतोक बेन जडेजा का। जनसत्ता की एक खबर के मुताबिक कहा जाता है कि 102 हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ मिलकर संतोक बेन जो गैंग चलाती थी, उस गैंग का मुख्य धंधा मर्डर और किडनैपिंग था और इस गैंग के काले कारनामों की वजह से इस गैंग पर 525 अलग अलग संगीन मामले दर्ज किए गए थे। 80 से 90 के दशक में गुजरात की लेडी डॉन संतोक बेन जडेजा के गैंगस्टर बनने की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दरअसल संतोक बेन के पति
सरमन मुंजा जडेजा कभी एक साधारण मिल मजदूर थे। एक दिन इस मिल में हड़ताल हो गई और मिल मालिकों ने हड़ताल तोड़ने के लिए स्थानीय गैंगस्टर देवू वाघेर को हायर कर लिया। कहा जाता है कि सरमन मुंजा ने उस वक्त गुस्से में आकर गैंगस्टर देवू वाघेर की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद सरमन मुंजा इलाके का सबसे बड़ा डॉन बन बैठा। साल 1986 में सरमन मुंजा ने जुर्म का रास्ता छोड़ा और ईमानदारी के रास्ते पर लौटने की सोची, लेकिन इसी साल उसकी हत्या कर दी गई। बस यहीं से शुरू होती है सरमन मुंजा की पत्नी संतोक बेन के गैंगस्टर बनने की कहानी। पति को मारने के बाद हत्यारों ने संतोक बेन को धमकी दी कि वे उसके बेटों को भी मार देंगे। अपने बच्चों को बचाने की खातिर संतोक बेन ने उस वक्त हथियार उठा लिया और संतोक बेन ने सबसे पहले अपने पति के हत्यारों को मिटाया और फिर धीरे धीरे वो इस इलाके की सबसे खूंखार गैंगस्टर बन गई। कहा जाता है कि संतोक बेन ने 14 हत्याएं कराई। उस क्षेत्र में फिरौती हो या मर्डर, तस्करी हो या वसूली, जुर्म की हर गली में संतोक बेन का सिक्का चलता था। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से लेकर रियल एस्टेट बिजनेस तक हर जगह संतोक बेन की तूती बोलती थी। कहा तो यह भी जाता है कि संतोक बेन के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से करीबी रिश्ते थे। देश की इस पहली महिला गैंगस्टर की जिंदगी पर फिल्म भी बनी थी। फिल्म का नाम था गॉड मदर। फिल्म गॉड मदर में संतोक बेन की जिंदगी को मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी ने दिखाया था। 31 मार्च 2011 को हार्ट अटैक की वजह से संतोक बेन की मौत हो गई थी। गुजरात में खौफ का नाम बन चुके लोगों में अगला और सबसे खास नाम है भूपत सिंह का। ये 1940 का दशक था जब वडोदरा के शासक गायकवाड़ परिवार को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें पूरे परिवार को धमकी लिखी थी। महल में काम करने वाले सभी 42 नौकरों को उनके रिटायरमेंट के समय 5-5 बीघा जमीन दे दी जाए और ऐसा करते समय इसकी सूचना पूरे शहर में की जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो परिवार के सभी सदस्यों की एक एक करके हत्या कर दी जाएगी। इस धमकी भरे पत्र के नीचे नाम लिखा था भूपत सिंह चौहान। ये वही भूपत सिंह था जिसने वडोदरा से लेकर दिल्ली की सरकार तक की नाक में दम कर रखा था। एक साधारण परिवार में जन्मे भूपत सिंह को एक घटना ने डाकू भूपत सिंह बना दिया। दरअसल भूपत सिंह के जिगरी दोस्त और पारिवारिक रिश्ते से भाई राणा की बहन के साथ उन लोगों ने बलात्कार किया जिनसे राणा की पुरानी दुश्मनी थी। अब इनसे बदला लेने राणा पहुंचा तो उन लोगों ने राणा पर भी हमला कर दिया। भूपत ने किसी तरह राणा को बचा लिया, लेकिन झूठी शिकायतों के चलते वह खुद इस मामले में फंस गया और उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। बस यहीं से एक साधारण लड़के के अंदर डाकू भूपत पैदा हो गया। भूपत सिंह ने सैकड़ों बार पुलिस को चकमा दिया। देश आजाद होने के बाद 1948 में भूपत के कारनामे चरम पर पहुंच गए थे और पुलिस भूपत को रोकने और पकड़ने में पूरी तरह नाकाम हो गई थी। इस बात से गृह मंत्री रसिक लाल इस कदर गुस्सा थे कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को यह आदेश दे दिया था कि जब तक भूपत पकड़ा नहीं जाता तब तक के लिए पुलिस को 25% कम सैलरी मिलेगी। महीनों तक पुलिस को 25% कम सैलरी मिली, लेकिन भूपत पकड़ा नहीं गया। 60 के दशक में डाकू भूपत सिंह अपने 3 खास साथियों के साथ देश छोड़कर गुजरात के सरहदी रास्ते कच्छ से पाकिस्तान पहुंच गया और पाकिस्तान की धरती पर ही 2006 में उसने दुनिया से विदा ले ली।
ये थी गुजरात के गैंगस्टर्स की कहानी। और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।